ठीक है, किसी सबस्टांस से रेडिएशन इमिट होता है, इस इमिशन को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो रेज निकलता है उसको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं या फिर बैक्यूरल रेज कहते हैं। देखो लिखें, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम ए सबस्टांस, किसी सबस्टांस से एक्टिव रेडिएशन का अपने आप निकलना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, है ना। यदि किसी सबस्टांस से अपने आप कोई रेज निकल रहा है तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? द एक्टिव रेडिएशन नोन एज बैक्यूरल रेज एंड द सबस्टांस विच इमिट दिस रेडिएशन आर रेडियोएक्टिव सबस्टांस। नाम बताए हैं रेडियोएक्टिव सबस्टांस कौन सा होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लेक्टेक्टोनियम, है ना। और आइसोटोप जो जानते हैं आप लोग, कार्बन 14 आइसोटोप है, इससे भी निकलेगा। ठीक है यार। प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्यूरल रेज और रेडियो एक्टिव रेज स्टडीड बाय रदरफोर्ड। अब इसी रेडियो एक्टिव रेज से 3 तरह का रेज निकला है, अल्फा, बीटा और गामा रेज। जो रेज नेगेटिव टर्मिनल के तरफ डेविएट किया उसको अल्फा रेज कहा गया, जो पॉजिटिव प्लेट के तरफ डेविएट किया उसको, और जो सीधा चला गया उसको गामा रेज। अब अल्फा बीटा गामा रेज का डिफिनेशन है, अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये सब तो बात किए थे। टुडे रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। बन जाएगा तुम लोग से, अच्छे से बनाना, कुछ है नहीं। पिछले दिन देखा था वुडन बॉक्स, उसी को ऐसे रख दिया, पिछले दिन ऐसे रखा वुडन बॉक्स, इसमें रेडियो एक्टिव सबस्टांस यूरेनियम वगैरह, ये लेड शीट, इससे निकलेगा अल्फा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज। इसी अल्फा रेज को इससे पार कराना है, इससे, ये है स्लिट, लिख देते हैं, देख लो थोड़ा सा, इससे पास करा के ये है गोल्ड फॉइल। क्या है? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंस कराना है, यहां ऐसे, यहां पे टकराएगा तो गोल्ड में बहुत सारा एटम्स होंगे, तो एटम पे टक्कर होगा इसका, है ना, बहुत सारा एटम्स होगा। और यहां से टकराने के बाद यह स्क्रीन है, जेडएनएस स्क्रीन, आने की समझो फोटोग्राफिक फिल्म समझो,
एक्सरे वाला सीट, एक्सरे सीट को ही ऐसे मोड़ के रख दिए तो बहुत सारा बूंदा बूंदी सीधा दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है ये, बोलो ना। रेज दिखाई दे रहा है, सिंसिलेशन दिखाई दे रहा है, बूंदा बूंदी दिखाई दे रहा है, सिंसिलेशन। कुछ बूंदा बूंदी इधर भी दिखाई दे रहा है और कुछ बूंदा बूंदी एक आध को इधर दिखाई दे रहा है। चमक रहा है, ललका चमकता होगा यार, देखो, है ना। अब ये रदरफोर्ड समझ रहे हैं कैसे होगा, लिख दीजिएगा। ये वुडन बॉक्स है, ये लेड सीट है, इसको स्लिट कहते हैं, ये गोल्ड फॉइल है, सोना का पत्थर, ये जेडएनएस स्क्रीन है, और ये बूंदा बूंदी को सिंसिलेशन कहते हैं। और ये लाल वाला जो है ये अल्फा रेज है, ये अल्फा रेज है ना। और ये जो सबस्टांस गोल वाला है ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस। रेडियो एक्टिव सबस्टांस से क्या निकला, कम ऑन मेरे साथ हो जाओ, क्या निकला, अल्फा रेज। अल्फा रेज को किस से पास कराए, स्लिट से, है ना। और कहा इंसिडेंस कराए, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंस करने के बाद ज्यादातर रेज सीधा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बूंदा बूंदी देख रहे हैं ना, सिंसिलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सीधा रेज आ रहा है ना। ये रेज सीधा सीधा आ रहा है, ये रेज सीधा सीधा आ रहा है। देखिएगा एकदम गोल्ड फॉइल पे पड़ने के बाद सीधा सीधा रेज आ रहा है, टकराने के बाद। दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग समझता है, सुई का नोक पर जब लाइट रेज पड़ता है ना सुई का नोक पे, तो वहां से छितरा जाता है। स्कैटरिंग का मतलब वही है, छितरा जाना, है ना। रेज सुई के नोक पे, बहुत मोटा सरफेस पे पड़ेगा रेज ना तो रिफ्लेक्ट होगा, या यदि ये पारदर्शी है तो रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और एकदम ये नाखून के नोक पे पड़ रहा है तब होगा स्कैटरिंग, ठीक है। छोटा सा जगह पे रेज पड़ता है तो वहां से छितरा जाता है, दैट इज स्कैटरिंग। एटम बहुत बड़ा नहीं है, एटम बहुत ही छोटा है। गोल्ड फॉइल में बहुत सारा एटम है, करोड़ों एटम है, सीधा जा रहा है स्कैटर्ड होकर के। कुछ रेज, थोड़ा सुनते रहिएगा मेरी बात, कुछ रेज कुछ एंगल से डेविएट हुआ अपने पाथ से ऐसे, और जहां जहां ये गया होगा ना वहीं वहीं पे सिंसिलेशन दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ रेज ऐसे। और वेरी फ्यू रेज जो है ना अपने मीन पोजीशन से वापस आ रहा होगा, या कह सकते हैं डेविएट किया लार्ज एंगल से, बहुत कम रेज, है ना। 20,000 अल्फा रेज इंसिडेंस कराए गोल्ड फॉइल, कितना, 20,000। 19,990 रेज सीधा चला गया। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में थोड़ा नंबर ज्यादा घुसता है इसलिए 20,000 अल्फा रेज, और गलत नंबर नहीं है, करीब करीब ठीक ही है। 20,000 अल्फा रेज में 19,990 रेज कहां गया, स्ट्रेट सीधा गया। 10 बच गया इसमें, 10 में से 6 लेस देन 90 डिग्री से मुड़ गया, और 4 जो है समझो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से डेविएट कर गया। बस इतना ही सा बात है, ठीक है। 19,990 रेज सीधा जा रहा है, 10 गो में से 6 गो 90 डिग्री के कम एंगल से डेविएट हो रहा है। ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, नहीं है ज्यादा, दिखा दें। अब ये यहाँ पे इंसिडेंस कराएंगे, यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला ऐसे मुड़ा तो रेज सीधा जा रहा था, तो एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री ना, पूरा 90 डिग्री ना,
तो ये थोड़ा कम ही ना 90 डिग्री से है इसके इधर लौटने में, और ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये वाला तो लेस देन 90 डिग्री। बस यही है, बना लो। इसको थोड़ा और आसान करेंगे, ये सब किताब में बना रहता फोटो, इसलिए बना दिए और आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। ये पिछले दिन बताए थे, वुडन बॉक्स वाला। लेकिन पिछले दिन संडे तो मनाते हैं आप लोग, तो राखी चल रहा है अभी तक, संडे क्या है, आज जा करके ये खत्म हुआ है ना। तो बुधवार से लोग सोचेगा कि अब पढ़ना चाहिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो निकला है ना, वो एक और रेज नहीं है, उसको हम लोग बंडल ऑफ रेज कहते हैं, बंडल ऑफ अल्फा रेज। यहाँ लिख देना बंडल ऑफ अल्फा रेज, है ना। नहीं तो अकेले में आप एगो गिनने लगते हैं कि एक के गो रेज निकला, है ना, बंडल ऑफ अल्फा रेज। और वो गोल्ड फॉइल पे पड़ा, गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया जा गया रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट में। हाँ, मैलिएबल ज्यादा है, यदि कोई पूछे अल्मुनिया का नहीं ले लिया गया, तो कहिएगा अल्मुनिया उतना मैलिएबल नहीं है जितना गोल्ड है। तो वो जो स्ट्राइक रेट होगा, जो स्कैटरिंग की फेनोमेनन होगी, वो गोल्ड फॉइल पे बेटर होगा। हाँ, लेकिन लिखने वाला एक लाइन का जवाब, सिंस गोल्ड इज मोर मैलिएबल, इसलिए लिया गया, है ना। पतला पत्थर बनाना था, फॉइल बनाना था, तो सोना से ज्यादा पतला पत्थर कहाँ बना सकते हैं। नहीं, कोई कोई तो सोना देखिए, वाराणसी में सोना वाला पत्थर का पान खिला देता है ना, सोना वाला पान, है ना, पान पे सोना का पत्थर लपटा जाता है, चांदी का तो लपटाता ही। चांदी वाला फॉइल तो कोई कोई मिठाई में भी लगाता है ना, कि सिल्वर फॉइल है, काजू कतली में सिल्वर फॉइल है, उसी तरह से गोल्ड फॉइल, अल्युमिनियम फॉइल थोड़े लगा देगा मिठाई पे, आप कोई खाएबो न करेगा अल्युमिनियम, वो तो भीख मांगने वाला कटोरा है। लेकिन अल्युमिनियम में वो करेक्टर है, जंग नहीं लगता लोहा के जैसा।
ठीक है, ये दिमाग में रखना है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो इसी को जो है ना थोड़ा सिंपलीफाई करके, एक्सपेरिमेंट यही है, थोड़ा सिंपलीफाई करके फोटो बनाते हैं। छोटा करें, यहां देखो। हम्म, ठीक है, अल्फा रेज का बम्बार्डिंग जब हुआ तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा ही पास किया ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा पास कर, ऐसे। वेरी फ्यू ऑफ अल्फा रेज, मतलब फ्यू अल्फा रेज स्कैटर्ड थ्रू अ स्मॉलर एंगल लेस देन 90 डिग्री, और वेरी फ्यू अल्फा रेज डेविएटेड थ्रू लार्जर एंगल। क्या दिखाई दे रहा है, क्या हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो स्ट्रेट, जा रहा है सीधा। सम ऑफ द अल्फा रेज स्कैटर्ड थ्रू एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री। वेरी फ्यू अल्फा रेज स्कैटर्ड थ्रू एंगल ग्रेटर देन अल्फा रेज। ये आपका अल्फा रेज है, ये आपका अल्फा रेज, ये अल्फा रेज। अल्फा रेज में कौन पार्टिकल रहता है, हीलियम न्यूक्लियस, He2+ लिखते हैं। अब बताइए, इसमें पार्टिकल भी है, हीलियम प्लस प्लस, पार्टिकल का नाम है He2+, पार्टिकल का नाम है He2+। ये यहां जाके ऐसे क्यों मुड़ जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल है जो इस अल्फा रेज को डेविएट कर दे रहा है, रिपल्सन कर दे रहा है ना। टकरा जाता, नहीं टकराया, सीधा ही जाता अल्फा रेज, अल्फा रेज सीधा चलता है। तो कुछ तो है जो कि इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अरे हाँ, गोल्ड फॉइल तो गोल्ड ही फॉइल है, पूरा का पूरा ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ भी गोल्ड फॉइल, एटम ही है ना। तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्यों बोले पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जरा बताओ। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है अल्फा रेंज में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब ना अपने में सटने नहीं दे रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे जा रहा है अल्फा पार्टिकल, यहाँ से ये रिपेल हो जा रहा है, यहाँ से ये रिपेल हो जा रहा है। एंगल थोड़ा कम है लेकिन रिपल्सन हो जा रहा है। मैक्सिमम रिपल्सन यहाँ पे फेल्ट हो रहा है, जिसके वजह से एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हो जा रहा है। लेकिन ये काम 10 रेज के डायमीटर में ही सिर्फ हो रहा है, 10 रेज के डायमीटर में हो रहा है। 19,990 रेज तो सीधा जा रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड साहब को यही कंक्लूजन निकाले, यही समझ में आया कि कुछ सेंट्रल पोजीशन, एटम के सेंट्रल पोजीशन पे कुछ है, और जो भी है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और सेंटर में रहता है। क्योंकि ये जो फेनोमेनन है वो कहां पे हो रहा है, सेंटर में। जैसे 20,000 रेज जा रहा है तो कोना में छितराता, लेकिन नीचे में नहीं छितरा रहा है, बीच में। 20,000 में सोचो कि 10,000 ऊपर होगा रेज और 10,000 नीचे, तो क्या कहेंगे, सेंट्रल पोजीशन पे कुछ है।
ऐसे डिस्कवर्ड कर दिए कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट होता है। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस कहते हैं। इसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस कहते हैं। ये गोल्ड फॉइल था, यहां बहुत सारा एटम था, बहुत सारा एटम था और रेज सीधा जा रहा था, मतलब स्ट्राइक करके लौट नहीं रहा था। कंक्लूजन निकाले कि ज्यादातर जगह जो है एटम का वो खाली होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी। ये गोल्ड फॉइल में ढेर सारा गोल्ड एटम होगा। तो अब समझो इस बात को कि न्यूक्लियस होगा और इतना बड़का को क्या होगा, एटम होगा। सब रेज सीधा चल गया, इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है, इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है, ये रेज को रोक नहीं पाया, सब रेज सीधा चला गया, सब रेज सीधा चला गया। अब जो यहां पर बीच में आया होगा यहां सटा दीजिए, बीच में जो यहां पे आया होगा एकदम से यहां पे है ना, ये जैसे रामायण देखा होगा लॉकडाउन में, राम जी तीर चला देते, उधर से राम जी का तीर जा रहा है, रावण का तीर उधर से आ रहा है, देखता होगा थोड़ा देर के लिए दोनों कुछ देर के लिए रुकता होगा, उधर से डायरेक्टर साहब रामानंद सागर जी दोनों को गिरा देते नीचे, है ना, चाहे डेविएट करके चला जाता है, दोनों तीर लेके आ रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ होगा यहाँ पे, अल्फा रेज जा रहा है तीर के जैसा जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों के बीच में एकदम टक्कर टक्कर जैसा हो रहा होगा, लेकिन ये फिर यहाँ से ऐसे लौट जा रहा है, फिर यहाँ से ये ऐसे लौट जा रहा है ना, कुछ एकदम सामने सामने पड़ रहा है, वो ऐसे वापस हो जा रहा है। बस यही रदरफोर्ड साहब का कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी। एटम का बहुत ज्यादा भाग खाली होता है। At the central position of atom there are positively charged body is present in which whole mass of the atom is concentrated. This positive charge body is called as nucleus of an atom. Volume of nucleus in comparison to atom is very less. Volume of nucleus in comparison to atom, यानी न्यूक्लियस जितना जगह छेक रहा है और एटम जितना जगह छेक रहा है, तो न्यूक्लियस का जगह बहुत ही कम है, कम इन कंपैरिजन टू एटम का जगह। नहीं देखो कितना बड़ा एटम, कितना छोटा वो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख देंगे। अब फोटो बनाइए, पूरा का पूरा अल्फा रेज से हम भर दिए बोर्ड को, आज पूरा बम्बार्डिंग टाइप हो रहा है। देखिए बनाइए बनाइए, फोटो खूब बनाना चाहिए, फोटो में ही सब बात फोटो में। फोटो तो बनाने में कोई कोताही नहीं। जागिए जागिए, पानी वानी पीजिए। कितना बढ़िया कहानी सुनाए, झपकी आ गया, पानी पी ली।
ऐसे तुषार को सोचोगे यार तो हमको भी नींद आने लगेगा। जगाइए उनको, फोटो बनाए, बनाए फोटो, उबल अभी लिखें यार, ऑब्जर्वेशन करें। लिखें आगे, रदरफोर्ड साहब का ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन, एक मिनट यार, थोड़ा सा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए क्या थे, एक लाइन में काम किए थे, क्या किए थे? रदरफोर्ड bombarded alpha rays on thin gold foil, गोल्ड ही क्यों? तो गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड ही इसलिए कि वो सबसे ज्यादा मैलिएबल है, पतला से पतला उसी का पत्थर बना सकते हैं। रदरफोर्ड कंक्लूजन नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes a stretch that is without any डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन का। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes a stretch that is without any deflection. Few of the alpha rays are scattered through a smaller angle less than 90 degree. तीसरा, very few of the alpha rays are scattered through
larger angle that is greater than 90 degree or may retrace their path. मैं रिट्रेस दियर पाथ कहने का मतलब है कि अपने पाथ पे वापस लौट जाना, अरे अपने भी पाथ पे वापस लौट जाएगा। रदरफोर्ड साहब का ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत है? ऑब्जर्वेशन जेडएनएस स्क्रीन पे किए ज्यादा से ज्यादा। मोस्ट ऑफ द अल्फारेज पासेस स्ट्रेट, सीधा ही चला गया बिना कोई डिफ्लेक्शन का। कुछ अल्फारेज स्कैटर्ड हुआ स्मॉल एंगल और वेरी फ्यू स्कैटर्ड हुआ ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई समस्या? रदरफोर्ड कंक्लूजन, रदरफोर्ड कंक्लूजन, most of the space of atom, most of the space of an atom is empty. Most of the space of an atom is empty. ज्यादातर जगह एटम का खाली है। At the central position, at the central position of atom, there are positively charged massive body is present, known as nucleus, हाँ, of an atom. There are, इज लिख दें, ठीक है।
देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मासिव बॉडी, यानी कि हॉल मास इसी में रहेगा एटम का। बॉडी इज प्रेजेंट, मासिव बॉडी इज प्रेजेंट, नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्यों कहे? इसलिए कहे कि अल्फा रेज में भी हीलियम न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है। दे फेल्ट रिपल्सन, तो रिपल्सन हुआ, इसलिए हम लोग कहे कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ऐसी नहीं कहे, है ना। रिपल्सन हुआ, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी रहता तो पॉजिटिव रेज घुस जाता जाके, है ना। न्यूट्रल बॉडी रहता था, टन टन टकरा के बजता, है ना। लेकिन ये वहां पहुंचने से पहले ही मुड़ गया, दैट विल कॉल स्कैटर्ड। इसका मतलब है कि रिपल्सन हुआ। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ एटम is very less. Volume of nucleus in comparison to volume of atom is very less. ठीक है। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही कम है। क्यों गए? तो 20,000 में 19,990 रेज तो सीधा ही चला गया, 10 ही रेज के जगह में ये है। 1,00,000 गुना कम होता है रेडियस न्यूक्लियस का, 1,00,000 गुना कम होता है। एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। यही वजह से 20,000 रेस सीधा चला जाता है, 20,000 में से 19,990 रेस। एक्सपेरिमेंट हुआ ना, गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज पड़ा ना इस बार, तो गोल्ड फॉइल पे बहुत सारा एटम होगा, है ना। तो देखते हो सारा का सारा रेज सीधा गया। उससे कहा गया ना कि ज्यादातर एटम का जगह खाली, है ना। सब तो अल्फा एक्सपेरिमेंट से कहे, समझा था ना बात। वो जो सीधा सीधा सिंसिलेशन दिखाई पड़ा न, वो तो कैलकुलेट हुआ है, कैलकुलेशन। लिख दिया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रदरफोर्ड साहब जो है दो भाग में बांट दिए। एक ठो को बताया न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और दूसरे को बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, देखिए उन्होंने कहा कि
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो पार्ट होता है ना। एक पार्ट जहां पे सिर्फ न्यूक्लियस लाई करता है, उसको न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। क्या लाई करता है? सिर्फ न्यूक्लियस। और एटम में न्यूक्लियस के अलावा जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो पूरा जगह है दे विल कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इन द न्यूक्लियर पार्ट, in the nuclear part of a structure of atom, in the nuclear part of a structure of atom, there are positively charged nucleus is present. Nucleus is present, है ना, in which न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। Inside the nucleus, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियॉन्स इज प्रेजेंट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट of the atom, electrons are revolve, electrons are revolve just like planets are revolve around the nucleus, अराउंड द सन। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है और एकदम वैसे ही घूमता है जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमता है। सो दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सो दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑल्सो कॉल्ड एज, जानते हैं क्या? ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ a structure of atom। a structure of atom, कौन मॉडल? प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लिखिए ना, कौन चिंता में? अब चिंता करके कोई फायदा ना है। घर में जो है ना सब ठीक ही, हम लोग चाहते हैं सिर्फ कि बेटा कैसे पढ़ जाए।
और पूछ रहा है। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन पड़ जाएगा तो अच्छा है, ऐसा सोचते नहीं। गार्जियंस क्या सोचते हैं, तो खाए पिए की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पड़ जाए तब अच्छा है। है कोई दिक्कत बताओ। एटम गोल होता है, ठीक है, गोले से ही थॉमसन साहब गए, रदरफोर्ड साहब कहे गोल तो होता है, वो तो ठीक है, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये भी ठीक, इनको नोबेल प्राइज मिला था। 40-50 साल तक लोग ऐसे ही मान के चले कि एटम ऐसे ही होता, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है। और हम लोगों को आज तक पढ़ना थॉमसन मॉडल इसलिए है कि वो कहे थे स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल ही है। रदरफोर्ड साहब कहे थे कि बीच सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है तो है, आज भी है। इनकी समस्या सिर्फ हुई इलेक्ट्रॉन घुमाने की, इलेक्ट्रॉन को ठीक से घुमा नहीं पाए, है ना, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट बम्बार्डिंग वाला था, है ना, अब इलेक्ट्रॉन होता है मासलेस, तो इनको पता कहाँ चला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वो तो बम्बार्ड कर दिए, बीच में कुछ रुका, तो जहां पे रुका वो कह दिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, न्यूक्लियस। लोग पूछा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता होगा, बोले भाई मजाक करते हैं, तो इतना प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं घूमेगा, वैसे ही घूम रहा है जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहां पर, नहीं ग्रेविटी की वजह से सब घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं ना, लेकिन घूम के कहीं जाते भले नहीं, जाते हैं कहीं, ये रहते यहीं पे, क्योंकि जितना हम घूम रहे हैं उतना सभ्य घूम रहा है ना, दिखाता है कि पृथ्वी घूम रहा है, वो ग्लोबे पूरा घूमते रहता है, तो रिलेटिव मोशन जीरो हो गया है।
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई तो घूम न रहे हैं, इसलिए रेस्ट में दिखाई देते हैं, है ना। तो प्लैनेट्स किसके तरफ घूमता है? सन के चारों तरफ। वैसे ही बता दिए, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन चार्ज बॉडी जब घूमेगा, प्लैनेट्स कोई चार्ज बॉडी नहीं था, सन कोई चार्ज बॉडी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज। तो बाद में डिस्कवर हुआ या पता चला कि अपोजिट चार्ज जो है ना अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से, और कोई चार्ज बॉडी मूव करेगा इस तरीके से, दे विल लूज एनर्जी, दे विल रेडिएट एनर्जी, और एनर्जी जब रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, है ना। कितना भी महान कोई काहे नहीं हो, एनर्जी हमेशा निकलते रहेगा, आएगा नहीं कहीं से, तो घट ही जाएगा ना, और उसका ऑर्बिट घटेगा, मतलब कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। देखा है? देखो ऐसे बताएं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, ऐसे ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, दे विल रेडिएट एनर्जी, चूंकि चार्ज बॉडी है, और चार्ज बॉडी यदि काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा, धीरे धीरे इसका रेडियस समाप्त होगा, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड साहब, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है ऐसे नहीं पूछना, न्यूक्लियस ऐसे पूछना, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऐसे पूछना है ना, जैसे वो देखता होगा सोलर सिस्टम में, वैसे पूछना है, ठीक है। ये उसकी एनर्जी रेडिएशन के लिए हम दिखा दी, जैसे ये घूमते जा रहा है एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो ये गिर जाएगा इस पर, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे डंडा ले करके ना, एगो धागा बांध के एगो ढेला टांग के ऐसे से करके ना नचाते हैं, तो कैसे पूरा नचते रहता हो, लेकिन जैसे ही वो ऐसे ही जो पकड़ ढीला कीजिएगा वैसे ही वो गिर जाएगा, वैसे ही है। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए, ड्रॉबैक दिखाएं, घुमाए नहीं है, घूम तो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। ज्योग्राफी वाला पीरियड में तो वो मास्टर साहब टांग के रखते थे यार, वो सन है, चारों तरफ से प्लेनेट दिखाते थे घूमते हुए यार, नहीं वैसे ही घूम रहे। ये ड्रॉबैक लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज्ड बॉडी, as they move losses the kinetic energy, losses their energy लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, losses their energy, as the energy decrease it fall on the nucleus by electric force of attraction, and the model of a structure of atom, collapse. Electron being charged body, as they move loses their energy, losses their energy,
है ना, ड्रॉबैक को। तो ड्रॉबैक सिर्फ इलेक्ट्रॉन के घुमाने में हुआ, बाकी न्यूक्लियस था वो आज तक सही है। कोई समस्या है ये, है समस्या? अभी तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं की, हम नहीं किए, हो तो गया है, वही बचल है। न्यूट्रॉन डिस्कवर कर देते हैं, फिर रदरफोर्ड साहब बताए एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोमर, है ना, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये सब बातें एटम के लिए बताया गया। ठीक है, बड़े डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, रेडियो एक्टिविटी के बाद डिस्कवर हुआ है। रदरफोर्ड एक तरफ न्यूट्रॉन, कौन डिस्कवर किए जी? जेम्स चैडविक साहब। चैडविक साहब को डिस्कवरी का क्लू मिला रेडियो एक्टिविटी वाले एक्सपेरिमेंट से। इधर रदरफोर्ड साहब बम्बार्डिंग कराने में लगे थे, उधर चार्डविक साहब सोचे हम भी एक आदमी को बम्बार्डिंग कर दे, है ना, जैसे उधर में राम जी लगे थे तो लक्ष्मण जी भी तो बम्बार्डिंग कर ही रहे थे, उधर कृष्ण भगवान थे तो अर्जुन भी थे, है ना, हनुमानु जी पत्थर मार रहे थे। तो उसी तरह से न्यूट्रॉन भी डिस्कवर करने में चैडविक साहब थे, ये भी अल्फा रेज का बम्बार्डिंग कर रहे थे। ये अल्फा रेज बम्बार्डिंग कर रहे थे एक आइसोटोप पे, गलती से वो न्यूक्लियस एटम का फूट गया, टूट गया, टूट के एक नया पार्टिकल निकला। बोले अरे ये नया कौन है, ये तो भैया बड़का कह के गया था इलेक्ट्रॉन होता है, थॉमसन,
और वो गोल्डस्टीन कहा था कि प्रोटॉन होता है, ये तो एक तीसर का पार्टिकल निकल रहा है, तो ये तो न्यूट्रॉन है ना, ये यही नाम रख दिया कि ना ना ये तो न्यूट्रॉन है, ये अलग है, वो दोनों बड़का भैया कह के गए थे वो अलग था। ठीक है। अल्फा रेज हीलियम 4 को कहते हैं, बम्बार्डिंग करा दिए ये बोरोन पे 511 है ना, और ये बन जाता है 5 2 7 नाइट्रोजन, 7 और 11 4 15, तो ये 14 बना, प्लस एक पार्टिकल निकल के बाहर आता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, है ना। कहीं कहीं बुक में हीलियम 4 को बम्बार्डिंग कराया गया, बेरिलियम 4 पे भी, और बना कार्बन, जोड़ के लिख रिएक्शन 6 2 4 2 6 प्लस एक वो पार्टिकल निकला, उसी नया पार्टिकल का नाम रखा गया है न्यूट्रॉन। चार्ज और मास जोड़ के देखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों जुड़ के मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो ये कोई नया पार्टिकल जो आया है वो कहां से आया, कहां होगा, तो न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो ऐसे समझाएंगे, समझना, पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझ लो। हीलियम जो 4 लिख रहे हैं उसको आप अल्फा रेज के नाम से जानते हो ना, तो लिखेंगे कि व्हेन अल्फा रेज बम्बार्डेड ऑन बोरोन या बेरियम न्यूक्लियाई, बेरिलियम न्यूक्लियाई, इट गिव ए न्यू पार्टिकल, टकराने के बाद एक नया पार्टिकल का जन्म देता है जो न्यूट्रल है, और मास 1 mu रखता है, इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाई न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड सो लेट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के 30 साल बाद डिस्कवरी हुआ न्यूट्रॉन का, 30 साल लगा न्यूट्रॉन खोजने में। लोग पहले जानते थे कि सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन को जानते नहीं थे। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि व्हाई न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड सो लेट, तो बोले कि न्यूट्रॉन जो है ना चार्जलेस है, इसलिए सबसे बाद में खोजा गया। अब तुम कैसे इसको समझोगे, अब एक आदमी को पटना पुलिस खोज रहा है या दिल्ली पुलिस खोज रहा है, वो आदमी तुम्हारे गांव में रहता है और कुछ नहीं करता है, उसका सिंगल एक्टिव गमों में नहीं कुछ चिंता, बताइए उसको दिल्ली पुलिस कभी लेके जा पाएगा क्या, खोज पाएगा कभी क्या, जब वो कुछ करता ही नहीं है ना, कुछ करता ही नहीं है, उसको तो घरे में मामू नहीं पहचानते, तो दूसरा कौन पहचान। तो न्यूट्रॉन चूंकि चार्जलेस था, तो न इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ आ रहा था, न मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ आ रहा था, न डिस्चार्ज ट्यूब में पकड़ आया, इसीलिए डिस्कवर्ड सो लेट हुआ। कहां से खोजे, जब न्यूक्लियस को तोड़ दिया गया, तब समझ में आया कि इस प्रोटॉन के साथ साथ में एक और पार्टिकल रहता है जो चार्जलेस है और मास रखता है। बम्बार्डिंग कर रहे हैं ना जी अल्फा रेज से, है ना, ये फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये वही रिएक्शन हो रहा है जो संभव नहीं है, जो सन पे होता है ना, जो एटम बम बनाते हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम खोजे थे, है ना, खोजे ना थर्मोन्यूक्लियर बम बना के गए ना, बोले हाइड्रोजनो बम बन जाएगा इससे, है ना, सब एटम में बम बना रहा था, लेकिन एक ऐसा बम बनाए जिसमें यूरेनियम
पहले काम आएगा और फिर हाइड्रोजन का फ्यूजन भी होने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वही वाला रिएक्शन कर रहे हैं। बम्बार्डेड इसलिए बोल रहे हैं, बम्बार्डेड का मतलब समझ ही रहे हो ना, है ना। हुआ क्या होगा, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहना, 5 मिनट में समझा देंगे। हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन रहता और 2 न्यूट्रॉन रहता, ठीक है। 2 न लिखते, प्रोटोन 2 बार लिखते, 2 प्रोटॉन रहता और 2 न्यूट्रॉन। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन रहता है और 5 न्यूट्रॉन, 3 4 5। अब ये दोनों जब बम्बार्डिंग किया गया तो समझना ऐसे है कि इसको हाई स्पीड से इस पे दागा गया, है ना, हाई स्पीड से दागा गया। अरे बुलेट चलाता है, गोली बंदूक तो तुम लोग देखता नहीं है कि बंदूक में वो पितले न रहता है इतना, चाहे इतना को। और वो जो मशीन है वो है किसके लिए, तो वही बुलेट को तेजी से फेंकने के लिए, यही काम न करता है जी। वो हथियार का क्या काम है, जितना स्पीड से जा सके, स्पीड से ज्यादा, तेजी से ज्यादा, इसलिए बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है। तो वही फेंकने का काम ही तो करता वो, और उतना तेजी से कोई हाथे से फेंक देता, बात है के नहीं, ऐसे ढेला मार के हम लोग ने माथा फोड़ देते थे। वही कम अब पिस्तौल करता है वहां, और हाई स्पीड से गोली चलता उससे। बस वही एक मशीन रखे होंगे, अल्फा रेज का बम्बार्डिंग वैसे होगा, हाथ से थोड़े फेंका जाए। ये मशीन का नाम रहता है साइक्लोट्रॉन, विभाट्रॉन, 3 मशीन है, साइक्लोट्रॉन। ये सब का नाम जानना है फिजिक्स में 12th में। तो साइक्लोट्रॉन मशीन से इसको बम्बार्ड किया जाता है इसके न्यूक्लियस पे। अब देखो ये न्यूक्लियस छोटा इस बड़ा न्यूक्लियस में जाके घुस गया ऐसे, ठीक है। क्या प्रोटॉन रह जाएगा इसमें अब, 7 कि 6 6 3 4 5 6 प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या न्यूट्रॉन भी इसमें 6 अटक गया। पहले इसमें डालने दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है ये टूट गया, ये ब्रेक कर गया, ठीक है। ब्रेक कर जाएगा नहीं, वो घुस गया इसमें। वो छोटा अल्फा रेज यानी हीलियम पार्टिकल कहां घुस गया, बेरिलियम के न्यूक्लियस में घुस गया। तो उतना बड़ा रहेगा तब ना उसको रख लेगा। तो कितना बड़ा रहा, तो बोले 1 एटम कार्बन बन गया, तो यानी 6 प्रोटॉन तो इसमें रह गया, 3 4 5 6। न्यूट्रॉन भी 6 रह गया, 3 4 5 6। और 1 न्यूट्रॉन पार्टिकल बाहर निकल गया। यही हुआ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। जैसे गोली चला, बॉडी में घुसा, गोली बॉडी में रह गया और कुछ खून तुन छिड़क गया, वही न्यूट्रॉन, है ना। ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम में घुस गया, रह गया, और क्या थोड़ा बहुत निकल गया, 1 पार्टिकल उससे निकल गया, उसी के बराबर ना जी। कुछ सीटा पीटा कुछ मांस का टुकड़ा निकल जाता ना गोली लगने से, गोलियां तो अभी है ही है अंदर में, लेकिन जहां घुसेगा वहां से तो मांस फट के निकलेगा ना। बस वही है, ये इस इंटरमीडिएट स्टेट कहा जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट, है ना। मतलब कि थोड़े समय के लिए ये रहा होगा, ये इसमें घुसा होगा, थोड़े समय के लिए रहा होगा, फिर 1 न्यूट्रॉन बाहर निकला और ये स्टेबल हो गया। ये आपका था अल्फा रेज, ये था बेरिलियम, ये बन गया कुछ नहीं, ये बन गया कुछ नहीं, ये तो बीच वाला फेज है।
ये बन गया कार्बन, ये बन गया कार्बन, और ये आपका रह गया न्यूट्रॉन। इसी तरह से बोरोन पे भी बम्बार्डिंग कराते तो यही होता। फोटो बनाइए जल्दी है। अरे इक्वेशन लिखिए, फोटो बनाइएगा तो ना समझ में आएगा कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकला। इंटरमीडिएट स्टेट इसलिए लिखा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट भी लिखा जाता है, बीच वाला फेज। सवाल तो इतना पूछता है ना जी कि ये जो अल्फा रेज बम्बार्डिंग किया जाता है क्या हाई स्पीड से, लो स्पीड से? नहीं। जानते हो कौन से स्पीड से? मॉडरेट स्पीड से। क्योंकि क्योंकि लो स्पीड से जब टारगेट किया जाएगा, बम्बार्ड किया जाएगा, तो हो सकता है एटम के अंदर अल्फा रेज घुस ही ना पाए, ब्रेक ही नहीं कर, घुस ही नहीं पाए, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए। और हो सकता है हाई स्पीड से फेंक दिया जाए, बम्बार्डिंग किया जाए, तो फाड़ के निकल जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। मॉडरेट स्पीड से इसलिए बम्बार्ड किया जाता है ताकि उसमें जाके रिक्वाइल करे, ये ट्रांजिशन फेज बने, है ना, इंटरमीडिएट फेज बने। गोली का भी यही कैरेक्टर है, बुलेट का। लो स्पीड से बुलेट आएगा, सनी देओल टाइप का आदमी रहेगा, ऐसे ऐसे कर दिया तो देखते हो टकरा के गोली नीचे गिर जाता है। कभी कभी ऐसे कर देता है ये, टकरा के गिर जाता है, टन टन बचता है ना। हाई स्पीड से बुलेट आ रहा है, हो सकता है ये जब घुसे उन्हें से निकल जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बॉडी मरेगा नहीं, केवल फट जाएगा, इधरों से फाड़ के निकल जाएगा, वो खाली एजिप पर ही चाहे यहाँ पर लगेगा, इधर से उधर निकलेगा तो साथ में प्राण भी निकल जाए, लेकिन बाकी शरीर में कहीं से कहीं निकल जाए बच जाएगा। तो मरने का गारंटी तभी है जब गोली का स्पीड इतना हो कि उसके बॉडी में यहाँ घुसे और रिक्वाइल करके इतना दूर में रह जाए, तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होगा, और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होगा तब तो कंप्लीट और श्योर डेथ होगा। इसलिए मॉडरेट स्पीड में गोली का लगना भी जरूरी है ना। तो अल्फा रेज को मॉडरेट स्पीड में, है ना। हाँ, नहीं तो इतना तेजी से लगा कि फाड़ के निकल गया तो मौत नहीं ना हुआ, फाड़ के निकल भले गया। ये गोलियों मारे सिखा रहे हैं, अब क्या करें, नहीं गोलियों मारे सिखाना पड़ रहा है। मॉडरेट स्पीड से जाना चाहिए, एकदम हाई स्पीड से फायदा नहीं है। वही इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, रिक्वाइल करना जरूरी है, बॉडी में जाके घूम के नच जाए। अल्फा रेज बेरिलियम के न्यूक्लियस में घुस के रह गया, नच गया कुछ देरी, तब एक वो पार्टिकल निकला। समझ गया कि क्यों जरूरी है इंटरमीडिएट स्टेट बनना, क्यों जरूरी है इसका मॉडरेट स्पीड होना। अब लिखना है। ये एक या दो ही सिंगल रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन करा सकते हो जिसमें इधर तुम बैलेंस कर देना, ठीक है। ये हुआ इस चीज पे था इसलिए बता दी। आपको कहेगा कि अल्फा रेज को कार्बन पे बम्बार्ड करके ऑक्सीजन बना के न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा, तो कह दीजिएगा निकल जाएगा, बैलेंस खाली जोड़ दीजिएगा बराबर, ठीक है। तो कहता है कि हीलियम 4 दू ही रहे, किस पे बम्बार्ड कर दें, कार्बन पे, 6 14, 6 दू 8, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। 14 4 18, ऑक्सीजन का 16 ही ना होता जी, 2 गो न्यूट्रॉन बाहर फेंक देगा, इससे भी हो गया, बराबर कर देना है, ठीक है। चाहे 15 एगो न्यूट्रॉन बना दो, 17 एगो न्यूट्रॉन बना दो, बैलेंस खाली कर देना है। बढ़े,
when alpha H आणि He plus plus bombarded on beryllium nucleus, क्या बना था? कार्बन बना था, कार्बन। कार्बन न्यूक्लियस इज फॉर्म with emission of ये न्यू पार्टिकल, ये न्यू पार्टिकल which is chargeless, having mass equal to 1 mu and known as neutron. हो गया जेम्स चार्डविक साहब, इतनी ही बात तो बताएं, अगले दिन देखेंगे इसके आगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर।